Hello friends. Today in Elements of Account Chapter 1 Accounting and its Terminology. Here you can see that our Shining Star 2019-20 result. If you all students working hard, you can also achieve such type of result. Now today we are going to learn about methods of preparing of accounts. So types and basis of accounting system methods. One is a Desi Nama system. Second is a double entry system. In double entry system, there are also three branches of double entry system. One is a mercantile base, second is a cash base and third is a mixed base. तो अकाउंट जो लिखना है उसके लिए मेनली दो मेथड अवेलेबल है, एक देसी नामा सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम. और डबल एंट्री सिस्टम के अंदर मर्केंटाइल बेस, कैश बेस और मिक्स्ड बेस वो आगे के चैप्टर में आपको मिल जाएंगे. सो देसी नामा सिस्टम. देसी नामा सिस्टम, it is an ancient method of writing accounts. Generally, it was used by sole proprietorship and partnership firm. Gradually, the use of this system is getting reduced. Under this system, how accounts are prepared, which accounting books are maintained. Information in this context is discussed in subsequent chapter. So mainly there are two types of accounting system. One is a Desi Nama system and second is a double entry system. Desi Nama system is a very old and ancient method of writing account. In Desi Nama system, there are two books for writing account. One is a Rojmed and second is a ledger book. You can also say खाता वही. तो सबसे पुरानी अकाउंट लिखने की कोई सिस्टम है तो वो देसी नामा है. तो देसी नामा जो सिस्टम है उसके अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट आती है उसके अंदर मेन दो बुक रहती है. एक रोजमेड, उसमें हर रोज जो आप ट्रांजैक्शन करते हो वो उसके अंदर रिकॉर्ड होता है. और सेकंड होती है खाता वही, जिसको लेजर बुक भी बोलते हैं. उसके अंदर जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबके अकाउंट रहते हैं, जितने क्रेडिटर्स है, जितनी एसेट है, परचेज सेल, सबका हिसाब किताब लेजर बुक के अंदर रहता है. एंड बेसिकली देसी नामा सिस्टम was used by sole proprietorship and partnership firm. sole proprietorship फर्म का मतलब एक स्मॉल फर्म जिसका एक ही ऑनर है, जिसको इंडिविजुअल फर्म भी बोल सकते हो. तो वो जो फर्म है जिसको आप छोटे व्यापारी भी बोलते हैं, वो लोग इस सिस्टम से, देसी नामा सिस्टम से अपने अकाउंट मेंटेन करते हैं. और कई पार्टनरशिप फर्म है वो आज भी देसी नामा सिस्टम से ही अपने अकाउंट मेंटेन करते हैं. बट आफ्टर द यूज ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर एंड मोबाइल, द यूज ऑफ दिस सिस्टम इज गेटिंग रिड्यूस्ड. अब धीरे धीरे ये सिस्टम कम हो रही है. लोग डबल एंट्री सिस्टम ले रहे हैं. अपना अकाउंट कोई सॉफ्टवेयर के अंदर या लैपटॉप के अंदर वो लिखना स्टार्ट हो चुका है. तो डे बाय डे जो देसी नामा सिस्टम है वो मार्केट में से कम हो रही है. और देसी नामा सिस्टम के अंदर कौन से अकाउंट होते हैं, कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, तो पूरा एक चैप्टर आगे आपको दिखाया है. उसके अंदर हम पूरा
उसका डिस्कशन करेंगे कि देसीनामा अकाउंट के अंदर कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं, विच अकाउंटिंग बुक्स आर प्रिपेयर्ड, दैट इज गिवन इन द सबसिक्वेंट चैप्टर। तो उसके बाद आपको मिल जाएंगे। तो देसीनामा बुक्स मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट कैसी रहती है और कैसे रिकॉर्ड होता है ये ट्रांजेक्शन। लुक, दिस इज रोजमेड। तो देसीनामा सिस्टम है, उसके अंदर ऐसी बुक्स होती है विथ रेड कवर एंड दिस इज द थ्रेड। जब भी सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं तो ये थ्रेड से वो बुक्स ऑफ अकाउंट को ऐसे बंद किया जाता है। तो यहाँ पर ये देसीनामा सिस्टम है, उसके अंदर दो बुक आती है, एक रोजमेड और एक खाता वही। रोजमेड, इसके अंदर डेली आपके ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, और जो बड़ी लेजर बुक जिसको खाता वही बोलते हैं, उसके अंदर हर कस्टमर का अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट, परचेज, सेल्स, सब उसके अंदर रहता है। और देसीनामा सिस्टम की एक ये भी है कि देसीनामा जो सिस्टम है वो इंग्लिश कैलेंडर जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे नहीं होता। वो जो गुजराती मंथ है, कारतक, मागसर ऐसे लिखा जाता है, और उसमें ईयर नहीं आता, उसमें संवत लिखा जाता है। अभी तो आप बोलते ईयर 2021, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये भी मालूम नहीं होगा कि ये संवत कौन सा है। सिर्फ हमारे यहाँ मैरिज कार्ड या लग्न की कंकोत्री के अंदर ये मेंशन होता है। तो ये संवत है 2077, तो 2077 लिखा जाता है, और उसमें डेट नहीं होती, फर्स्ट डेट, सेकंड, ऐसा नहीं। उसमें सुद एकम, सुद बीज, सुद त्रीज ऐसा होता है। आपको मालूम होगा तिथि जिसको बोलते हैं। तो वो गुजराती मंथ के मुताबिक देसीनामा सिस्टम थी। इसके अंदर हमारे जो ओल्ड बिजनेसमैन थे वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते थे। इसके अंदर से पेज ऐसे होते थे, टोटल पेज वाइट कलर के रहते थे, और यहाँ पे स्केल का यूज नहीं होता, यहाँ पे फोल्ड किया जाता है। देयर आर 8 फोल्ड, 8 फोल्ड है यहाँ पर। तो 8 फोल्ड करके अकाउंट लिखा जाता है। जो फर्स्ट 4 फोल्ड होते हैं यहाँ पर इनकम वो लोग मेंशन करते हैं, और बाकी के 5, 6, 7, 8 है वहाँ पर उनके एक्सपेंस। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 फोल्ड है। वहाँ पर बिजनेसमैन अपनी इनकम रिकॉर्ड करता है, और यहाँ पर उसके एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितना है, तो आपको बैलेंस मिल जाएगा भी, आपके पास कितना बैलेंस पड़ा है आप जान सकते हो। तो ये थ्रेड से फिर शाम को उसको बांध दिया जाता है भी, जब अकाउंट कंप्लीट हो गया तो। सो बुक्स ऑफ अकाउंट इज रेड कलर, कवर उसका जो होता है रेड कलर और वाइट पेज रहता है, और यहाँ उसको फोल्ड करके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाता है। नाउ अ मॉडर्न डेज इतनी बड़ी बड़ी बुक्स अगर नहीं लानी है तो एक छोटी डायरी भी मार्केट में अवेलेबल रहती है। दिस इज लुक द कैश बुक। अभी ऐसी स्मॉल डायरी भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। जो स्मॉल ट्रेडर्स है तो ऐसी छोटी बुक के अंदर सब पूरे ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड करते रहते हैं। और जब दिवाली आती है तो जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसकी पूजा की जाती है। अगर आपके पापा बिजनेसमैन, उनको पूछना, दिवाली टाइम, धनतेरस के दिन उसका चौपड़ा पूजन होता है। तो ऐसे आपकी जो कैश बुक है और ये लेजर बुक है तो उसको फूल, अबिल, गुलाल चढ़ाया जाता है, क्योंकि पूरे साल का हिसाब किताब इसके अंदर ही है। किससे लेना है, किसको देना है, कितना परचेज किया, कितना सेल, सब इसके अंदर ही लिखा है।
तो हमारे जो हिंदू धर्म के बिजनेसमैन है इसकी पूजा करते हैं और फिर दिवाली के नेक्स्ट डे जो न्यू ईयर आता है उसमें ऐसी न्यू बुक परचेज कर दिए, एक साल ख़त्म हो गया तो उसको रख देते हैं सेफ प्लेस पर और दूसरे साल ऐसी नई बुक ले आते हैं और फिर उसके अंदर नेक्स्ट ईयर का वो अकाउंट लिखते हैं। सो बेसिकली ये देसी नामा एंशियंट सिस्टम थी, लेकिन हमारे लोगों की टेंडेंसी है अपनी सब ट्रेडिशन वो भूलते जाते हैं, तो हमारे लोगों ने धीरे धीरे ये देसी नामा सिस्टम भी छोड़ दिया। अब सब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स बिजनेसमैन हैं वो डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम according to historians, the mathematician of Italy Luca Pacioli is considered as the father of the double entry system. The understanding of double entry system is based on the rules of debit and credit. Basically, there are three rules of debit and credit which are discussed in detail subsequently. These rules are the pillars of the double entry system. A correct and full understanding of these rules is the correct full understanding of double entry system. Under the double entry system, what will be the debit effect and credit effect of each transaction is included in these rules. To prepare accounts under double entry system, three different bases are used: mercantile base, cash base and mixed base. So double entry system, this is a modern accounting system, and according to historians, the mathematician of Italy Luca Pacioli is considered as the father of double entry system. तो इटाली का जो मैथमेटिशियन था ल्यूका पेसियोली, उसने ये डबल एंट्री सिस्टम इन्वेंट की थी। सो बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम इज ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपका जो सेकंड चैप्टर आएगा सेकंड, उसके अंदर मैं आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स सिखाऊंगा। इसके अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं वो सीखने हैं सेकंड चैप्टर में, फिर आप अकाउंट इजीली मेंटेन कर सकते हो। बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, रूल ऑफ रियल अकाउंट, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ये आपको सेकंड चैप्टर में सिखाया जाएगा। एंड दिस रूल्स आर द पिलर्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। व्हाई दिस रूल्स आर द पिलर्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम? बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम means every transaction having two effect. One effect is given on debit side, second effect will be given on credit side. So as per double entry system, कोई भी ट्रांजेक्शन करते उसकी दो इफेक्ट होती है। अगर एक इफेक्ट डेबिट में देनी है तो दूसरी क्रेडिट में देनी पड़ेगी। डबल का मतलब क्या? डबल मीन्स टू। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने मोबाइल परचेज किया और 10,000 पे किया, तो आपने मोबाइल परचेज किया और 10,000 पे किया, तो उसकी भी दो इफेक्ट होगी। क्या? फर्स्ट इफेक्ट आपको क्या मिला? मोबाइल। सेकंड इफेक्ट आपने क्या दिया? अमाउंट। तो देखो दो इफेक्ट हो गई। आपके पास मोबाइल कम्स इन, मोबाइल आ रहा है, बट कैश गोज आउट, तो दो इफेक्ट हो गई। व्हेन यू परचेज अ स्टेशनरी of rupees 500, so there are also two effect of stationery purchase. First thing, stationery comes in, आपके पास stationery आई और you can say stationery is your expense. And second thing, what goes out? Cash goes out. तो देखो दो हो गई।
So as per double entry system, every transaction having two effect. If one effect is given on debit side, second must be given on credit side. So double entry system is based on the rules, and these rules are the pillars of double entry system. जैसे पिलर है उससे बिल्डिंग मजबूत रहती है, तो ये जो तीन रूल्स है उस पर ही पूरा डबल एंट्री सिस्टम है। आपको सेकंड चैप्टर में ये सिखाया जाएगा, और वो अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो तो फिर आप इजीली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू इफेक्ट, दोनों कोई भी ट्रांजेक्शन की आपको दो इफेक्ट देनी है। और जब से कंप्यूटर और लैपटॉप या मोबाइल का यूज स्टार्ट हो गया तब से डबल एंट्री सिस्टम चालू है। एंड डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक एंड मॉडर्न सिस्टम, so including India, most of the country used a double entry system. पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका यूज हो रहा है। और जब से कंप्यूटर हुआ तो वर्क इजी हो जाएगा, क्योंकि देसी नामा में डेली आपको टोटल करना पड़ता है, बैलेंस निकालना पड़ता है। कंप्यूटर के अंदर इजी है, एक कमांड दे दो तो पूरा टोटल भी हो जाएगा, एवरेज भी निकल जाएगी। तो ये एक बेनिफिट रहता है, इसे डबल एंट्री सिस्टम का यूज होता है। एंड देर आर थ्री डिफरेंट बेस आर यूज्ड, मर्केंटाइल बेस, वो भी आपको आगे सिखाया जाएगा, कैश बेस और मिक्स्ड बेस। तो अब नाउ डेज ऑनर या अकाउंटेंट ऐसे कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। एक बेनिफिट ये है कि अगर कंप्यूटर के अंदर है तो आपने सेव कर लिया या उसको पेन ड्राइव में ले लिया या हार्ड डिस्क में ले लिया, तो कभी भी आपको डेटा चाहिए तो इजीली मिल जाएगा। दूसरा, कैलकुलेशन भी इजी है। देसी नामा के अंदर जो बुक है उसको मेंटेन करना बहुत टफ था, तो आप इसके अंदर लॉन्ग टाइम आपका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। तो ये डबल एंट्री सिस्टम है। सो मेनली देर आर टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वन इज अ देसी नामा एंड सेकंड इज अ डबल एंट्री सिस्टम। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जो लोग अकाउंट लिखते हैं उनका पर्पस क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड अकाउंटिंग। फर्स्ट इज परमानेंट record. In accounting, transactions and events are recorded in written form. These records are kept either in the form of books or recorded in computer on permanent basis. तो लोग आज क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं? छोटा ट्रेडर्स है वो भी अकाउंट लिखता है, बड़े बिजनेसमैन भी अकाउंट लिखते हैं, तो उनका रीजन क्यों है? वो सब क्यों अकाउंट मेंटेन करते हैं? इवन डॉक्टर्स हैं वो लोग भी अकाउंटेंट रखते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं, उनको भी रिक्वायरमेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की। तो उसका ये है कि परमानेंट रिकॉर्ड, आप सभी रिकॉर्ड माइंड के अंदर तो सेट नहीं कर सकते, आपकी मेमोरी के अंदर तो नहीं रह सकते हैं। बट इन अकाउंटिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन रिटन फॉर्म। कोई भी चीज रिटर्न फॉर्म के अंदर है तो वो परमानेंटली आपके पास रहेगी, तो आपको जब चाहे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कोई भी स्कूल है उसके अंदर 1000 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो स्कूल का स्टूडेंट का परमानेंट रिकॉर्ड रखना है तो वो कंप्यूटर के अंदर ले लेंगे, तो सभी स्टूडेंट का नेम, उसके मार्क्स क्या है, उसके कितनी फी डिपॉजिट हुई है, तो सब डेटा रहेगा। So this record are kept either in the form of books. तो अगर कई लोग ऐसे हैं वो लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज नहीं करते, आज भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके अंदर मेंटेन करते हैं, देसी नामा सिस्टम, या फिर मैंने दिखा है वो डायरी के अंदर भी मेंशन करते हैं।
और recorded in computer on permanent basis. परमानेंट बेस इसीलिए कि एक बार आपने रिकॉर्ड कर दिया तो अगर 1 साल 2 साल 5 साल के बाद भी अगर आपको वो रिकॉर्ड देखना है तो आपको इजीली डेटा मिल जाएगा. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू रिकॉर्ड परमानेंट रिकॉर्ड्स. सेकंड थिंग, to know the effect of each transaction. Each transaction has its effect on overall profitability or economic condition of the business. Thus, accounting helps obtaining this information. The second purpose behind accounting to know the effect of each transaction. So, in every transaction, देर आर टू इफेक्ट. आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो उसकी बिजनेस के अंदर 2 इफेक्ट होती है. एंड ओवरऑल इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड इकोनॉमिकल कंडीशन. आपका कोई भी ट्रांजेक्शन की आप इफेक्ट आपके प्रॉफिट पर होती है. जैसे आपने सेल्स किया तो आप जितना सेल्स करोगे उतना आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और जितना आपने एक्सपेंस किया है तो उतना जो आपका प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा. एंड ऑल्सो ट्रांजेक्शन हैविंग इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस. क्योंकि आपको ये भी तो देखना है कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उससे आपके बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन क्या है. इफ एनी बिजनेस their assets are more than liabilities, it means business economical condition is good. And if any business liabilities are more than asset, so it clearly suggests that economical condition of business is poor. अगर कोई बिजनेस है उसके पास एसेट ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है, मतलब उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है. और अगर कोई बिजनेस है उसके लिए लाइबिलिटी ज़्यादा है और एसेट कम है, मतलब उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन पुअर है. सो अकाउंटिंग हेल्प्स टू ऑब्टेनिंग दिस इंफॉर्मेशन टू नो influential factors. The information of factors affecting profit or loss as well as economic condition of the business can be obtained by preparing accounts. This objective plays a vital role in the preparation of accounts. So, कोई भी बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग का मेन पर्पस ये है, so you will get the information how many factors are affecting profit or loss as well as economical condition of the business. ऐसे कौन से फैक्टर है जो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को इफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन को इफेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. और कोई भी बिजनेस है तो कई सारे फैक्टर आपके प्रॉफिट और लॉस को इफेक्ट करते रहते हैं. जैसे सेल इंक्रीज होगा तो योर प्रॉफिट विल बी इंक्रीज. इफ सेल्स डिक्रीजेस देन प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज आल्सो डिक्रीजेस. तो जैसे जैसे आपका सेल्स इंक्रीज होता जाएगा तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे आपका सेल्स डिक्रीज होगा तो आपका प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा. तो कई फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. जैसे हैवमोर वाडिला जो आइसक्रीम बनाते हैं उनको भी फैक्टर्स रहता है. जैसे समर है तो समर के अंदर उनका सेल्स इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ आइसक्रीम, तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है. लेकिन जितना वो समर के अंदर प्रॉफिट बुक करते हैं उतना उनको विंटर और मॉनसून के अंदर नहीं मिलता. थोड़ा सेल्स डिक्रीज हो जाता है तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है. तो वो इफेक्ट है गवर्नमेंट की पॉलिसी.
अब गवर्नमेंट ने टैक्स रेट हाई कर दिया, जीएसटी हाई कर दिया, तो उससे भी आपकी प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ेगा। फिर इकोनॉमिकल कंडीशन, अगर आपकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे आपको लायबिलिटी पे करनी चाहिए, क्योंकि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन फिर वीक हो जाएगी, फिर यू आर नॉट एबल टू पे योर लायबिलिटीज। सपोज आपने बैंक लोन लिया है तो रेगुलरली आपको इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा और लोन की अमाउंट भी रिटर्न करनी पड़ेगी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंड दिस ऑब्जेक्टिव प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट से कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग योर प्रॉफिट और लॉस as well as economical condition of the business can be obtained from preparing of account. Fourth, to determine tax liabilities. Generally, the tax payment liability is determined on the basis of prepared accounts. The burden of tax is determined on the basis of income of a taxpayer. Therefore, the objective of preparing accounts is to determine tax liabilities. तो कोई भी बिजनेस है उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। जितना उसका प्रॉफिट हुआ उस पर गवर्नमेंट को उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है, बिकॉज टैक्स लायबिलिटीज इज डिपेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉफिट, हाउ मच प्रॉफिट यू अर्न। तो हर साल आफ्टर 31 मार्च जो इनकम टैक्स पेयर है उसको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट कम है तो आपको इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। लेकिन आप प्रॉफिट कैसे डिसाइड करोगे? आपका कितना प्रॉफिट हुआ तो उसके लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया तो आपकी इनकम कितनी है और एक्सपेंस कितना है, एंड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज प्रॉफिट। So therefore the objective to prepare accounts is to determine tax liability, कितना टैक्स देना है वो। अभी इंडिया के अंदर अगर कोई बिजनेस है उसका प्रॉफिट लेस देन 5 लाख है, लेस देन 5 लाख, so there is no tax. If profit of the business is between 5 lakh to 10 lakh, तो यहाँ पर जो टैक्स के जो स्लैब है उसके मुताबिक उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो जो टैक्स का लायबिलिटी है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो जितना आपका प्रॉफिट है उसके मुताबिक आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब किसी का प्रॉफिट बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख है तो उसको 20% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। If your profit is more than 10 lakh, you have to pay 30% tax to the government. हर साल गवर्नमेंट बजट के अंदर टैक्स रेट चेंज करती रहती है, तो इस साल भी अगर बजट होगा तो गवर्नमेंट टैक्स रेट के अंदर चेंजेस करेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयर अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटीज। फिफ्थ, टू नो quantum means size of payables. In business, in place of cash transactions, credit transactions are also made. Example, purchase of raw material on credit. However, this payment is to be made in future. Till the non-payment of this transaction, it is treated as liabilities. At the end of the year, what is the quantum means size of liability can be as certain from accounts. So the objective of accounting is to know the size of payables.
because in most of the business lots of credit transactions are also made. Suppose any business purchase a goods on credit. So when you purchase a goods on credit, it means we have to pay this amount in the future. So जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करोगे तो वो आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी. आज बिजनेस के अंदर कैश की जगह क्रेडिट ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर आपने कहीं पर गुड्स या रॉ मटेरियल क्रेडिट में परचेस किया है तो आप उसको जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी. तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट रेगुलरली मेंटेन करते हो सो एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल गेट द साइज ऑफ लाइबिलिटी कि आपका कितना लाइबिलिटी, आपको कितना अमाउंट पे करना है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है. टू नो क्वांटम ऑफ रिसीवेबल्स like credit purchase goods are sold on credit to customers. This amount is receivables in the future. Until the non-receipt of this amount, it is shown in the books of as receivable. This information can be obtained from accounts. जैसे आप क्रेडिट के अंदर परचेस करते हो ऐसे बिजनेस के अंदर गुड्स क्रेडिट के अंदर सेल भी होता है. सो वेन एवर वी गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर्स ऑन क्रेडिट सो दोज कस्टमर्स आर नॉन एज डेटर्स. मतलब आपको फ्यूचर के अंदर उससे अमाउंट लेना है. सो दिस अमाउंट इज कॉल्ड रिसीवेबल्स बिकॉज वी हैव टू रिसीव दिस अमाउंट इन द फ्यूचर. आपको प्रेजेंट के अंदर नहीं लेकिन फ्यूचर में मिलेगा. आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ के बाद मिलना है. तो जब तक वो अमाउंट आपको नहीं मिलता उसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एज ए रिसीवेबल लिखा जाता है. सो एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज द क्वांटम ऑफ रिसीवेबल्स वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंटिंग. अगर आप अकाउंट मेंटेन करते हो तो साल के एंड में आपको कितना अमाउंट रिसीवेबल है, कितना अमाउंट लेना है, उसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू नो क्वांटम ऑफ रिसीवेबल्स. 7th, to measure profitability of business. The significant objective of accounting is to measure, earn the profit or incur loss for respective period. The measurement of profitability is made available by accounting. So every business, the main purpose of every business is to earn a profit. अगर कोई भी बिजनेस करता है तो उसका एक ही ऑब्जेक्ट रहता है, उसको प्रॉफिट अर्न करना है. लेकिन आपका कितना प्रॉफिट हुआ उसकी इंफॉर्मेशन तो आपको मिलनी चाहिए. अगर आप बिजनेस के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, अकाउंट नहीं लिखते, तो कितना प्रॉफिट साल के एंड में हुआ वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस. अगर आप डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया या बिजनेस को लॉस हुआ, you will get information from books of account. So इसीलिए तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं. तो आपको एंड में मालूम हो जाएगा कि भाई योर बिजनेस इज अर्न प्रॉफिट एंड हाउ मच, कितना प्रॉफिट किया, या अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ. यू विल गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट. सो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस. To know economic status of the business. At the end of the year, what is the size of liabilities, assets, receivables of the business can be seen
from the accounts under accounting system. When assets and receivable are more than liabilities, it can be said that it is a good economical condition. So economic condition which is known as a solvency can be known from accounts. So the objective of accounting is to know economic status of the business. So at the end of the year, what is the size of assets, liabilities, receivables and payables in the business? तो साल के एंड में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपके पास एसेट कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, कितना रिसीवेबल है, कितना लेना है, पेएबल्स आपको कितना पेमेंट करना है. सो यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंटिंग. इफ any business assets or and receivables are more than liabilities, it clearly suggests that the economical condition of business is very good. But if liabilities and payables are more than assets, it clearly suggests that business condition is very poor. अगर आपकी एसेट लाइबिलिटी से ज़्यादा है तो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन गुड है, लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी एसेट से ज़्यादा है तो योर इकोनॉमिकल कंडीशन इज पुअर. सो इकोनॉमिकल कंडीशन मिल जाएगी. अगर आपकी एसेट ज़्यादा है और लाइबिलिटीज कम है, सो इट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंसी. And if your liabilities are more than asset, it suggests that insolvency. तो बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको इकोनॉमिकल स्टेटस की इंफॉर्मेशन मिल सकती है. 9. To detect and avoid errors and frauds. By investigating prepaid accounts, financial mistakes or crimes can be traced out. Accounting helps to prevent such kinds of undesirable events. Accounting maintains indirect control to avoid errors and frauds. तो मेन पर्पस अकाउंट का ये है कि अगर बिजनेस के अंदर कुछ फ्रॉड हुआ है या कोई एरर है या कोई मिस्टेक है तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी. बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रीपेड अकाउंट्स, अगर एक बार आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर दिया है, फिर जब आप उसका इन्वेस्टिगेटिंग करेंगे, जब आप चेक करोगे या आपने बुक्स ऑफ अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया तो वो उसको चेक करेगा कि भाई आपका अकाउंट प्रॉपर है, वाउचर के मुताबिक आपने अकाउंट लिखा है. तो अगर सपोज आपके अकाउंटेंट से या ऑनर से कोई फाइनेंशियल मिस्टेक हुई है तो उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ पर गलती हुई. और क्राइम्स कैन बी ट्रेस्ड आउट. कई बार बिजनेस के अंदर कोई एम्प्लॉई वो डिसऑनेस्ट होते हैं, ऑनेस्टली वर्क नहीं करते, दुकान के अंदर कुछ चोरी कर लेते हैं या फ्रॉड कर लेते हैं. तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करते हो, आपका स्टॉक मेंटेन करते हो, तो वो आपके एम्प्लॉई ने कितना फ्रॉड किया है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी. तो उससे क्या होगा कि आपके एम्प्लॉय पर इनडायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा. तो भाई ऑनर है वो डेली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, अगर चोरी हुई तो हमारा ही नाम आने वाला है, तो उन पर एक कंट्रोल हो जाता है. जैसे रिलायंस का मॉल है, उसका ऑनर तो कभी हिम्मतनगर नहीं आता, लेकिन डेली उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होती है और स्टॉक मेंटेन होता है, तो जो एम्प्लॉय है उस पर इनडायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा कि अगर कोई भी स्टॉक कम हुआ या चोरी हुआ तो उसका ब्लेम एम्प्लॉय पर आएगा. तो उससे आपके एम्प्लॉय पर एक मॉरल कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर वो फ्रॉड भी नहीं करेंगे. तो आप देखते हो कि वहीं पर डेली सभी जगह सीसीटीवी कैमरा मेंटेन किया है, हर प्रोडक्ट पर बारकोड स्टिकर मेंटेन किया है, और जैसे आप परचेस करते हो तो सीधा उसकी कंप्यूटर में एंट्री हो जाएगी. तो शाम को जब
मॉल बंद होगा तब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो जाएगी कि आज की इनकम कितनी है, स्टॉक कितना है। तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपके जो एम्प्लॉइज है उस पर मॉरल इनडायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा। और अगर किसी ने फाइनेंशियल मिस्टेक की है, क्राइम किया है, सो वी कैन इजीली ट्रेस्ड आउट, हम इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट अकाउंटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऐसी बड़ी थियरी एग्जाम में नहीं आती, ये जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए ये है, तो आपका अच्छा नॉलेज मिले इसलिए मैंने डिस्कशन की है। तो प्लीज़ आप उसको लिख कर रेडी कर देना। थैंक यू वेरी मच।